सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है। क्लास 12th वालों का बायोलॉजी का कल एग्ज़ाम है। उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सेट लेकर आया हूँ। इस सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप एग्ज़ाम देने से पहले इन प्रश्न को तैयार कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब प्रश्न इसी सेट में से आएंगे, लेकिन मैं एक कह सकता हूँ कि क्या शायद इसी सेट से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिर्फ क्लास को लास्ट तक देखना है। इसी क्लास में मैं आप लोगों को याद भी करा दूंगा, ठीक उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझ पर आप ट्रस्ट करके इस क्लास को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों यहाँ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आपका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए फिर आप आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, अब तो आप खुश हो ना, आप तब आके आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो चलिए आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं सीधा आंसर लेकर आया हूँ। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर है पुमंग। पुमंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिजन। ठीक, देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिजन जो चैप्टर है उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछते हैं। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है पुमंग। ठीक, एक पुमंग है, एक जायांग है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुमंग करता है। ठीक, अगर अभी यहाँ पे हो जाता है नर, ठीक नर है, अभी होता है मादा, तो मादा में क्या होगा? तो मादा में यहाँ हो जाएगा जायांग। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो हो जाएगा जायांग। ठीक, यदि आपसे नर पूछे तो आप पुमंग बताएंगे, यदि आपसे मादा पूछे तो आप जायांग बताएंगे। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। क्या लिखा गया है? मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है तो चिकित्सा में किया जाता है और कृषि में। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आंसर लेकर आया हूँ, चिकित्सा में और कृषि में। और हमारा फोर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लाइकेंस जो पारिस्थितिक अनुक्रमक को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर है। तो इसका आंसर होगा शैवाल और कवक। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शैवाल और कवक। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। तो एगारोज समुद्र की घास से प्राप्त किया जाता है। ठीक, समुद्र की घास से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, समुद्र की घास से। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। ठीक, तो युग्मनज द्विगुणित संरचना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। ठीक, तो क्या होगा? सिंघाड़ा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सिंघाड़ा है जो पौधा जलोद्भिद है। ठीक, क्या है? जलोद्भिद है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, आठवां क्वेश्चन है आपका, बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, होता है CO2, CH4 और H2O। क्या है? H2, CO2 होता है, CH4 होता है और होता है H2। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपका 9वां क्वेश्चन है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिकांग से पूर्व पौधा बन जाता है, इस
गुण को कहते हैं? इस गुण को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? इस गुण को कहते हैं हम टोपोपेटेंसी, टोपीपोटेंसी, ठीक, टोपोपेटेंसी। तो अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका 10वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब संतति का उत्पत्ति एकल जनक यानी एक जनक से होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। और इससे जो संतान उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्लोन, ठीक, क्लोन हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोन, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जब संतान की उत्पत्ति एक जनक से होती है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। और वह कौन सा जनन है? तो वह अलैंगिक जनन है, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक एक लैंगिक। लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है जैसे नर और मादा, और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और उससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम क्लोन कहते हैं, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आपको क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सभी बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लाइन फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्लाइन फिल्टर में होता है 47 और टर्नर सिंड्रोम में होता है 45, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 47 होता है और टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है। क्लाइन फिल्टर में होता है 47 और टर्नर सिंड्रोम में 45, ठीक मेरे प्यारे। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा करती हैं, ठीक, अर्धसूत्री द्वारा, समझ रहे हैं। अगर 2n है तो वह यह हो जाएगा n, ठीक, यह n हो जाएगा। अर्धसूत्री का मतलब यही होता है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो देखिए, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो देखिए द्विगुणित होती है, ठीक, द्विगुणित होती है। परागकण बनाएगा तब यह अगुणित हो जाएगा। जब परागकण बनेगा तो यह अगुणित हो जाएगा, उससे पहले यह द्विगुणित होता है, ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन है मेरी प्यारी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उस एंजाइम का नाम लिखिए, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो उस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक, यहाँ पे लिखा गया है प्रतिबंधन एंजाइम, या इसे एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है या एक्सोन्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषित कहते हैं, या तो आप इसे क्या कह सकते हैं? स्वपोषी भी कह सकते हैं, ठीक। क्या है क्वेश्चन में? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी कहते हैं या तो स्वपोषी भी कह सकते हैं, ठीक। और पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो पहले आप लिख दीजिएगा मादा विषम युग्मता होता है इसमें, और जेड को कहते हैं मेल और JW कहते हैं फीमेल, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्वच्छ नामांकित चित्र है, ठीक। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को तैयार करना ये बहुत ही ज़रूरी है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, या इसकी चौड़ाई कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर कह सकते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, या आप इसे 3.4 नैनोमीटर कह सकते हैं, ठीक मेरे प्यारे। और इसको हम कहते हैं एक टर्म या एक पिच कहते हैं, ठीक।
क्या लिखा गया है यहाँ पे, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 डैश हो गया, 3 डैश हो गया, यहाँ पे 3 डैश हो गया, यहाँ पे 5 डैश हो गया, और इसकी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई है 20 एंगस्ट्रॉम, और इसे आप 2 नैनोमीटर कह सकते हैं। और इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है, इससे आप 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, या फिर आप इसे 3.4 नैनोमीटर कह सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है प्रतिरक्षा क्या है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है। प्रतिरक्षा क्या होता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। मुझे भी याद हो गया यार, बहुत बढ़िया। आर्किड पौधा आम के, क्या लिखा गया है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को कैसे स्पष्ट करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, आर्किड पौधा आम की शाखा पर उगकर सहभोजिता प्रदर्शित कर रहा है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सहभोजिता। ठीक, सहभोजिता इतना माइंड में बैठा लीजिए बस। जहां आर्किड और आम के बीच में कोई कंपैरिजन दिखाया जाए तो आप यहाँ पे सहभोजिता का ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आप लिख दीजिएगा। ठीक मेरी प्यारे स्टूडेंट्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का निर्माण करती है तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। कौन करता है, कार्यकर्ता मधुमक्खी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे भी याद हो गया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो ईस्ट के। ठीक, ईस्ट के बनाया जाता है। ठीक मेरे पेरेंट्स, मुझे भी याद हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी याद हो गया। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो ईस्ट के। ठीक मेरे पेरेंट्स, यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन, शायद नाइट्रोजन। वेरी गुड, हम भी सही आंसर दे दे रहे हैं, नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो यहाँ पे क्या है, एंडोन्यूक्लियस। क्या है, एंडोन्यूक्लियस। ठीक मेरे प्यारे, यहाँ पे देखिए, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी आपको ऐसे पाई खींचना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ परागकण निर्माण होगा। लघु बीजाणु में क्या होता है, परागकण निर्माण होगा, और यहाँ गुरु बीजाणुधानी में यहाँ बीजांड, क्या लिखा गया है, यहाँ बीजांड का निर्माण होगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है, यह पुमंग का भाग है। जो लघु बीजाणुधानी है यह पुमंग का भाग है, और जो गुरु बीजाणुधानी है यह जायांग का भाग। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, यह 4 परत होती है, लघु बीजाणुधानी में 4 परत होती है, और जो गुरु बीजाणुधानी है यह मादा युग्मक है। ठीक, यह मादा युग्मक है। और देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग इसे तैयार करके जाएंगे। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल महिलाओं को दोष क्यों दिया जाता है, यह सही है या गलत है। ठीक, तो यह देखिए सरासर गलत है। यहाँ पे मैं लिख कर लाया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, सही नहीं है, आपको पहले लिख देना है सही नहीं है। एग्जामिनर देखेगा, तुरंत आंसर, तुरंत क्वेश्चन नंबर दे देगा, तुरंत दे देगा नंबर। जब समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा है, पहले ही कह दिया सही नहीं है। लिंग निर्धारण पिता पर निर्भर करता है, अर्थात पुत्र हो या पुत्री पैदा हो, यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये पिता का गुणसूत्र है, ये माता का गुणसूत्र है। जब संकरण कराया जाएगा तो XX होगा तो पुत्री पैदा होगा, और XY होगा तो पुत्र पैदा होगा। ठीक मेरे प्यारे, यहाँ के देख लीजिए,
एक्स से कराया गया है, एक्स वाई से कराया गया है एक्स एक्स से। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए एक संकर का क्रॉस एक संकर का क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या करो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है एक ही लक्षण के लिए विपर्सी पौधे के मध्य संकरण एक ही संकर क्रॉस कहलाता है। ठीक, जैसे मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी है एवं बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इतना लिख दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये चित्र बना देना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको चित्र बना देना है, आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, इतना आप लिखोगे तब। ये जो PDF मैं इसका बना दिया हूँ, ये PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे अपलोड है। ठीक, आप लोग वहाँ से ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए DNA, यहाँ पे देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, DNA कुंडलिन की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को DNA प्रतिकृत के सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी हम लोग अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा समस्या होगा, आप पढ़ने के लिए क्या करें। दो रज्जुक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 रज्जुक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसी कारण DNA की प्रतिकृति होती है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 5 डैश और 3 डैश और 5 डैश। तो देखिए यहाँ पे एडेनिन है, उसके नीचे थाइमिन है, उसके बगल में ग्वानिन है, इसके बगल में साइटोसिन है। ठीक, इससे क्या होता है, DNA का निर्माण होता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप लोग इसे एक बार अपने कॉपी पर लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक मेरे